हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, कौन कौन चीज़ किस किस चीज़ों पर इसने प्रोहिबिटेड किया है वो देखेंगे, और सिग्निफिकेंस क्या है और लिमिटेशंस क्या हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। एजुकेशन एक्ट जो है इसका मेन पर्पस था फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, और अगर बच्चा डिसेबल है तो उसको 18 ईयर्स तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, जो डिसेबल बच्चों के लिए ये कानून बना था वो सेपरेट कानून बना, ये 2006 के अंदर पास हुआ था। लेकिन जो हमारे पास पर्टिकुलरली राइट टू एजुकेशन है जो कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है, वो पास हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा अगस्त 2009 के अंदर, और इम्प्लीमेंट हुआ अप्रैल 1, 2010 के अंदर। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है, सीटेट में पूछी जाती हैं और पूछी भी गई हैं बहुत बार कि जो ये एक्ट है वो कब पास हुआ था हमारे पास अगस्त 2009 में, और कम इंटू फोर्स यानी कि इम्प्लीमेंट कब हुआ अप्रैल 1, 2010 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 2002 में आया था, उसके अंदर आर्टिकल 21A को इंसर्ट कर दिया गया। आर्टिकल 21A हमें पता चल चुका है क्या है कि ये बात करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। जब इसको इसके अंदर इंसर्ट किया गया तो उसका ये क्या बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। मींस कि अब कोई बच्चे को अगर कंपलसरी और फ्री एजुकेशन नहीं दी जा रही तो वो कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि अब ये कानून बन चुका है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी इंडिया के लिए उस टाइम पे, और इसमें से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस एक्ट ने बहुत सारे प्रोविजंस भी बनाए कि नॉन एडमिट चाइल्ड है उनको एडमिट किया जाए। ठीक है, और ये फर्स्ट लेजिस्लेशन बना वर्ड का कि जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इनरोलमेंट और अटेंडेंस की। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इस चीज़ की। और ये जो है 135 कंट्री में से एक कंट्री बन गई इंडिया हमारी, जहाँ पर एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। हमारे पास सेलिएंट फीचर इसके अकॉर्डिंग ये, जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। उसके अलावा जो मेन इसके अंदर सबसे मुख्य चीज़ थी वो ये थी कि 25% रिजर्वेशन रखना डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए। जो बच्चे हैं स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, उनके लिए रिजर्वेशन रखना कि उनको एडमिशन दिया जाए। फिर है हमारे पास इट ऑल्सो स्टेट शेयरिंग ऑफ फाइनेंस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल और स्टेट ने आपस के अंदर डिवाइड होगी। जो भी इसको एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए खर्चा होगा वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और फिर इस एक्ट के तहत बहुत सारे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स भी बनाए गए, जिसके अंदर तय किया गया टीचर और पीपल का रेशियो कितना होना चाहिए, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वर्किंग डेज, टीचर वर्किंग आवर्स क्या क्या होंगे। तो उसको हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नंबर ऑफ़ टीचर क्लास में कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के ऊपर उनका रेशियो क्या होना चाहिए। अगर क्लास में जो बच्चे हैं 60 तक हैं तो 2 टीचर्स होनी चाहिए, 60 से 90 के बीच में है तो 3 टीचर्स होनी चाहिए, 90 से 120 के बीच में है तो 4 टीचर्स होनी चाहिए, और 150 से ऊपर है अगर चिल्ड्रन तो 5 टीचर और 1 हेड टीचर होनी चाहिए। बिल्डिंग्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, किचन्स होना चाहिए मिड डे मील बनाने के लिए, और हमारे पास एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स डेज़ और आवर्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं कि कितने होने चाहिए। जैसे कि अगर 1st to 5th क्लास के बच्चे हैं तो उनके अंदर जो टीचर के वर्किंग आवर्स हैं वो क्या होने चाहिए, 800 पर अकेडमिक ईयर होने चाहिए, और 6 to 8 क्लास की जो टीचर है उसके लिए 1000 आवर पर अकेडमिक ईयर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर 1st to 5th क्लास के बच्चे हैं तो डेज़ कितने होने चाहिए, 200 डेज़ होने चाहिए, और 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए 220 वर्किंग डेज़ होने चाहिए। और यही हम पर वीक की बात करें तो 45 आवर पर वीक जो है एक टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा। और जो लाइब्रेरीज़ हैं उसके अंदर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, सब स्टोरी बुक्स होनी चाहिए। प्लेग्राउंड, गेम्स और स्पोर्ट्स जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर स्कूल के अंदर हर क्लास के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट जो सेलिएंट फीचर है वो है कि नॉन एडमिट जो बच्चे हैं उनको एडमिट किया जाए उनके अप्रोप्रिएट एज के अकॉर्डिंग। फिर है हमारे पास एक प्रोवाइड दी अपॉइंटमेंट टू ऑफ द टीचर विद द अकेडमिक क्वालिफिकेशन। मतलब जो भी टीचर जो है उसको रखा जा रहा है तो उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो फिट होनी चाहिए जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। एंड इट फोकस ऑन मेकिंग द चाइल्ड फ्री फ्रॉम द फियर एंड एंग्जाइटी एंड द चाइल्ड सेंटर लर्निंग। ठीक है, बच्चों को डर से दूर किया जाए और चाइल्ड सेंटर लर्निंग पर फोकस किया गया। अब है हमारे पास कि 2009 की जो है हमारी पॉलिसी थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट था, उसने क्या क्या चीज़ों को प्रोहिबिटेड किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल जो पनिशमेंट है और मेंटल हरासमेंट है बच्चे की, उसको बंद किया जा सके।
इंटरव्यू चाइल्ड और पेरेंट्स का, इसको निषेध कर दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, ना बच्चे का ना पेरेंट का, एडमिशन के लिए। प्राइवेट ट्यूशन्स बाय द टीचर्स, ठीक है, कोई भी प्राइवेट ट्यूशन किसी टीचर के द्वारा नहीं दी जाएगी। फिर हमारे पास रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकग्निशन, अगर किसी स्कूल को मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो स्कूल जो है बंद कर दिए जाएंगे, और अगर वो फिर भी उसको कंटिन्यू करते हैं तो उनको 10,000 रुपये पर डे का देना पड़ेगा एज अ फाइन, और नो कैपिटेशन फ़ी, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, ठीक है। कोई भी किसी भी बच्चे से कोई एक्स्ट्रा फीस किसी भी तरीके से नहीं ली जाएगी। जो ये इसका टाइटल है इसको मेंटेन रखा जाएगा, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या रहा राइट टू एजुकेशन एक्ट का? सबसे पहले कि कोई भी चाइल्ड को डिटेन नहीं किया जाएगा जब तक बच्चा क्लास 8 तक नहीं पहुंचाता, मतलब उसको फेल नहीं किया जाएगा, उसको स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। फिर है दिस एक्ट इज़ इंट्रोड्यूस दी सीई, कि बच्चे की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके साथ उसकी एक्स्ट्रा करिकुलम जो परफॉर्मेंस है उसको भी ऐड ऑन किया जाएगा। फिर है दिस जो है वो इंक्रीज़ किया, मतलब इसने जो है इनरोलमेंट को इंक्रीज़ किया। जब सर्वे किया गया उसके बाद तो जो 8 क्लास के बच्चे हैं बिटवीन दी 2009 से 16 तक के बीच, तो 90.4% जो है इनरोलमेंट जो है वो बढ़ चुकी थी, ठीक है। इसका नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कि इस एक्ट के तहत एक कमेटी बनाई गई, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो कि मॉनिटर करेगी स्कूल की फंक्शनिंग और प्लान्स को, और जो भी चीज़ों पे निषेध किया गया था वो किस लिए था? डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए था, जैसे कि पनिशमेंट को या फिर इंटरव्यूज़ नहीं लेना बच्चों के। तो ये सब चीज़ें किस लिए उन्होंने निषेध करी? ताकि जो कास्ट, रिलीजन और जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है उसको रिमूव किया जाए। तो इसका एक सिग्निफिकेंस था। फिर है हमारे पास कि 20% जो रिजर्व की गई सीट प्राइवेट स्कूल में, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, बहुत परफेक्ट स्टेप था। और इसके अलावा ये जो एक्ट था वो कंसर्न था इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, जिसमें दोनों डिफरेंटली एबल्ड और जो नॉर्मल बच्चे हैं इकट्ठे पढ़ सके, उस तरह के जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए भी इसके एक्ट के अंदर कंसर्न दिखाया। अब है लिमिटेशन क्या रही राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की? सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वैसे की वैसी रही। फिर है हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है और टीचर स्टूडेंट रेशो की जो बात की गई थी एक्ट के अंदर, उसकी भी शॉर्टेज रही। फिर है हमारे पास अनरिकग्नाइज जो स्कूल्स हैं वो अभी तक भी चल रहे हैं। चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, ठीक है, क्योंकि इसने बात की थी 6 to 14 ईयर्स, तो ये लिमिटेशन जो बताएगी वो ये क्रिटिसाइज़ किया गया कि उनसे जो 6 ईयर से जो बिलो बच्चे हैं और जो 14 ईयर से लेकर 18 ईयर्स तक के बच्चे हैं उनका क्या, ठीक है, उनको कवर ही नहीं किया गया, उनके बारे में बात ही नहीं की गई इस एक्ट के अंदर। फिर है हमारे पास सम स्टेट्स नॉट इवन इशू द नोटिफिकेशन ऑफ 25% ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, जो लेके इशू किया गया था कि 25% सीट जो है रखी जाएंगी डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। वो कई स्टेट्स के अंदर 5 to 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर वो नोटिफिकेशन को इशू ही नहीं किया गया, ठीक है। फिर है हमारे पास कि सर्वे किया गया 2014 के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग अभी भी 60.41 लाख जो चिल्ड्रंस हैं वो आउट ऑफ द स्कूल हैं, ठीक है, जो कि 6 to 13 ईयर्स के बीच में है, वो बच्चे अभी भी आउट ऑफ द स्कूल हैं। फिर है हमारे पास फेलियर ऑफ दी नो डिटेंशन पॉलिसी, जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा स्कूल से, तो वो फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि उससे जो बच्चे और स्टूडेंट्स हैं वो केयरलेस हो गए कि हमें तो फेल किया ही नहीं जाएगा। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो 3rd क्लास के बच्चे थे उनको नॉर्मल मैथमेटिक, बेसिक जो मैथमेटिक आना चाहिए वो भी नहीं आता था, ठीक है। तो इस तरह से इस जो पॉलिसी थी उसको फेल माना गया। और नॉट इनफ ट्रेंड टीचर, ठीक है, जो टीचर्स थे वो ट्रेंड नहीं थे। और लैक ऑफ पेनल्टी एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, जो स्टेट और गवर्नमेंट के अंदर शेयरिंग की बात की गई थी कि अकाउंट जो फंड्स हैं वो शेयर किए जाएंगे, तो दोनों जो है कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं अपने फंड्स को शेयर करने के लिए, जो भी खर्चा आता है उस। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।